स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एस्पिरेंट्स। सो स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे जरूरी होता है कि जिन बच्चों ने एग्जाम क्लियर किया है उनके बारे में जानना, उन्होंने तैयारी कैसे की और फाइनली वो कैसे उस मुकाम पे पहुंचे हैं जिनके अंदर उन्होंने कई सालों से मेहनत की थी। सो हमारे साथ हैं आज एक कैंडिडेट जिन्होंने रिसेंटली एग्जामिनेशन क्लियर किए हैं IBPS के, और इन्होंने एक नहीं दो एग्जाम साथ में क्लियर किए हैं। इनका नाम है सिमरन भारती। सो स्टूडेंट्स, आइए इनके बारे में सुनते हैं। इन्होंने दो बड़े एग्जाम क्लियर किए हैं। वन इज IBPS PO, जिसके अंदर इन्हें मिला है कैनरा बैंक। दूसरा एग्जाम इन्होंने क्लियर किया है IBPS RRB का PO, ग्रामीण बैंक का PO भी इन्होंने क्लियर किया है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं और समझते हैं इन्होंने कैसे तैयारी की। सो सिमरन, वेलकम टू स्टडी IQ। थैंक यू सब सर। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम सिमरन भारती है। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, अररिया डिस्ट्रिक्ट से। ओके, तो आपकी जर्नी जो रही है उसके बारे में बताइए। सबसे पहले मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस, आपने बड़े एग्जाम एक साथ क्लियर किए हैं। तो आपको जब पता चला कि जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है और फाइनली जब आपका एग्जाम क्लियर हो गया है, तो उस समय पे आपका रिएक्शन कैसा था? सर मतलब बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रही थी, तो वो नेक्स्ट लेवल फीलिंग थी। बहुत ज्यादा खुश थी, नॉट ओनली मी, मेरे पेरेंट्स भी। बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल था। तो पेरेंट्स को कैसा लगा जब उनको फाइनली पता लगा? लिटरली दे आर क्राइंग, दोनों रो रहे थे। राइट। सो थोड़ा सा बताइए अपनी जर्नी के बारे में कि आप कब से तैयारी कर रहे थे, किन किन एग्जामिनेशन को आपने दिया है, कब से आपने डेडिकेटली इसके लिए पढ़ना शुरू किया? सर मैंने बैंकिंग प्रिपरेशन किया था स्टार्ट 2020 में, और उस टाइम मेरी एक दो प्री निकलती थी। मतलब 2020 2021 में मेरी बेसिक कोई खास अच्छी नहीं थी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे हो रही थी क्योंकि मैं नन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड की थी। मैं मेरा ऑनर्स है जूलॉजी, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा था मुझे मैथ्स में। मुझे एक तो फोबिया हो गया था कि मेरे से मैथ्स नहीं होगा। एंड लेटर ऑन 2022 जा करके कवर करना स्टार्ट किया मैथ्स को। एंड 2023 में माइनर से निकल गई, मतलब फाइनल नहीं हो पा रहा था। मेंस तो दिया था बट फाइनल नहीं हुआ। बट 2023 जितने एग्जाम दिए, प्रीलिम्स तो एक भी नहीं रुका, ऑलमोस्ट सारे निकल गए। एंड मेंस में भी दो में फाइनल पे सीट बना ही लिया अपना। ग्रेट सिमरन। तो यहाँ पे जब आप पेपर दे रहे थे और उस टाइम पे आपके पेपर क्लियर नहीं हो रहे थे, तब कैसा फील होता था? इनिशियली तो मतलब सर एक आत्मविश्वास था कि मैं कर लूंगी, बट बैक टू बैक फेल्योर के बाद हर कोई डाउन हो जाता है, तो मैं भी डाउन हो गई थी। तो फिर उस टाइम कुछ दोस्त, माँ पापा सब ने बहुत सपोर्ट किया था। उन्होंने बस हिम्मत दिया था कि नहीं, हो जाएगा, तुम लगी हो तो हो जाएगा। तो सिमरन, आपको ये बैंकर बनने का एस्पिरेशन, मोटिवेशन कहाँ से मिला कि मुझे बैंकर बनना है? एक्चुअली सर मेरे ग्रैंडफादर है ना, वो स्टेट बैंक से रिटायर्ड हुए हैं, तो ग्रेट। उनको देखा था, तो वहीं से कहीं ना कहीं इंस्पायर हुई थी मैं। ओके। सो अभी सिमरन, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हुए हैं? जैसे आज से कुछ साल पहले आप तैयारी कर रहे थे, सबको पता था, आपके फ्रेंड्स में, आपके रिलेटिव्स में, फैमिली में सबको पता था कि ये तैयारी कर रही है, और पेपर क्लियर नहीं हो रहे थे। जब पेपर क्लियर हुआ तो उन सबका कैसा रिएक्शन था? मतलब क्या चेंज हुआ आपकी लाइफ में? सर बहुत चेंजेस आए हैं। लाइक इनिशियली जब स्टार्ट किया था तो जस्ट नॉर्मल था। एंड जब बैक टू बैक फेल्योर हुआ तो एक तरह से मेरे फैमिली को छोड़ के बाहर के दोस्त, कुछ दोस्त तो, और फिर बाकी रिलेटिव सबको तो था कि नहीं, इनसे नहीं हो पाएगा। लेकिन बाद में जब रिजल्ट आया, बैक टू बैक दो ऑफिसर ही निकल गया, तो वो लोग भी आए कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। हाँ, तो वो लोग भी अपना खुशी जाहिर किए। मतलब जी, उन लोग का विश्वास बदल गया। उन लोग को जिस पे विश्वास था कि नहीं हो पाएगा, मैंने जस्ट उल्टा करके दिखाया कि नहीं, हो सकता है लगे रहने पे। बिल्कुल लगे रहने से हो सकता है। तो अब थोड़ा सा प्रिपरेशन के ऊपर आते हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि आपने पेपर कैसे क्लियर किए। तो पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं। प्रीलिम्स में आपने बताया कि शुरू में आपको एक दो साल लग गए प्री क्लियर करने में।
तो प्रीलिम्स में आपको पीओ में भी और क्लरिकल में भी दोनों जगह पे एक स्पीड चाहिए होती है और आपको सारे के सारे तीनों सेक्शन में ही बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है। तो आपको मैथ्स में आपने बताया था कि प्रॉब्लम आई थी, बाकी सब्जेक्ट में भी प्रॉब्लम आई थी, कैसे उसे मैनेज किया था स्पीड बनाने में? सर स्टार्टिंग विथ रीजनिंग, तो रीजनिंग मेरा हमेशा से अच्छा था, तो मुझे वहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ी। इवन मैंने कभी किसी टीचर को फॉलो भी नहीं किया उसके लिए, बस मैथ्स मतलब मॉक टेस्ट से सारा बन जाता था मेरा। और उसके बाद फिर क्वाड पे आए तो जैसा बताया मुझे फोबिया था। मैं ट्राई नहीं करती थी, मुझे लगता था कि मुझसे बनेगा ही नहीं। बट कुछ एजुकेटर यूट्यूब पे सर्च किया, उनसे पढ़ा, तो फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा। कुछ दोस्तों ने भी हेल्प किया मुझे इसमें। तो फिर जा करके जब बनने लगे क्वेश्चंस तो बैक टू बैक, मतलब क्वांट के लिए बोल सकते हैं प्रैक्टिस की था। जितना प्रैक्टिस किया उतना ज्यादा मार्क्स इंक्रीज हुआ, स्पीड इंक्रीज हुआ। एंड फाइनली इंग्लिश, तो इंग्लिश में भी मेरा एवरेज ही था, ना बहुत अच्छा था ना बहुत खराब था। तो वहां पे बस रीडिंग से और स्पीड टेस्ट से उसका मतलब सबसे बड़ा मतलब मुझे फील हुआ था, चाहे प्री हो या मेंस हो, मोक्स तो सब दे देते हैं बट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। वो जितना बिल्कुल। अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा वो उतना नेक्स्ट मोक में आपको उसका प्रॉफिट बेनिफिट दिखेगा। तो राइट। मैं सारे बेसिक क्लियर करने के बाद मोक टेस्ट देती थी और उसको एनालाइज अच्छे से करती थी। 1 घंटे का मॉक टेस्ट होता है, तो मेरे हिसाब से यही है कि स्टूडेंट्स को हमेशा उसे एनालाइज करना चाहिए। मतलब आपने 1 घंटे का टाइम दिया, उसमें जितने क्वेश्चन आपको आते हैं वो आपने कर ली, लेकिन आपको उसको बाद में एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज मॉक टेस्ट का मतलब ही यही है कि वो रियल एग्जाम का आपको फील देता है और उस रियल एग्जाम से पहले आपके अंदर जो कमी है आप उसे सुधार सकते हो। जो जो चीजें आपने गलत की हैं, मे बी आपने कुछ गलतियां की हैं, सिली मिस्टेक्स किए हैं, तो वो सारी चीजें आप एनालाइज करो और जो आपने नहीं किया उसके पीछे पड़ जाओ कि ये क्यों नहीं हो रहा, तो शायद तभी हम मॉक टेस्ट को अच्छे से उसका फायदा उठा सकते हैं। तो जी सर। आप मुझे बताइए कि जो रीजनिंग सेक्शन था उसके लिए आपने बोला कि ज्यादा आपको मेहनत बहुत ज्यादा नहीं करनी पड़ी क्योंकि वो आपका ऑलरेडी अच्छा था, तो उसमें आपने पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट इसे कैसे मैनेज किया? सर मतलब मैं जब स्टार्टिंग में देखी सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स, तो मैं बनाई तो मेरे से स्मूथली शुरू में लगते थे, टाइम 3 4 5 मिनट लगते थे, प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ सर। तो तीन राइट। चार पांच मिनट लगते थे, लेकिन प्रैक्टिस करने से वो 1.5 मिनट 2 मिनट के अंदर कवर हो जाते थे। तो मतलब इसमें हम बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट था तो बनाती थी, बहुत ज्यादा बनाती थी। और बनाते बनाते स्पीड भी कम हो गया, तो अच्छा प्रैक्टिस, ऑल इज अबाउट प्रैक्टिस सर। राइट। कभी कभी आपने मॉक्स दिए होंगे तो ऐसा देखा होगा कि बहुत ज्यादा मार्क्स में वेरिएशन आता था। कभी आपके 100 में से 40 आ जाते होंगे, कभी आपके 60 भी आ जाते होंगे। तो वहां पे आप कैसे बैलेंस बना के चलते थे कि कैसे आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए? सर ये बहुत ही सही सवाल पूछा आपने। जनरली एस्पिरेंट के साथ ये प्रॉब्लम होता है। लाइक सर मेरे साथ भी शुरू में जब प्रॉब्लम होता है तो मैं डीमोटिवेट होती थी मार्क्स को लेकर के। फिर एक एजुकेटर सर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया था कि देखो सिमरन, अगर मार्क्स अच्छे आ रहे हैं दैट मीन्स आप एक पोजीशन पे हो। लेकिन किसी मूक में अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप ये सोचो ना कि उसमें आपको और ज्यादा सीखने को मिलेगा। ये मत सोचो कि मार्क्स कम आ रहा है, ये सोचो कि उस मूक से आप ज्यादा सीख पाओगे। ये माइंडसेट लेके चलोगे तो आप और ज्यादा ग्रो करोगे। बिल्कुल, आपको हमेशा हर चीज से पॉजिटिव होना है। अगर आपके नंबर कम भी आ रहे हैं तो वो किसी कारण से आ रहे हैं, उसे ढूंढना है और उसे आपने सही करना है। राइट। जी। सो आपका मुझे एक मेल भी मिला था, शायद आपने गौरव सर को मेल भी किया था, आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी सर, एक्चुअली मैं मतलब गौरव सर को बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी, क्योंकि एक तो सर का मतलब मैं अपने करंट अफेयर का स्पेशली बता रही हूँ। पहले मेरा ये था कि करंट लास्ट 2022 में मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, कहीं ना कहीं इसका रीजन करंट अफेयर था। मैं 2 4 सोर्स के पीछे भागती थी, कभी ये कभी वो। तो फिर एक मेरे फ्रेंड है अमित पंडित, वो सेंट्रल बैंक में क्लर्क है। उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि आप बस स्टडी आईक्यू को फॉलो करो और मतलब मल्टीपल रिवीजन करो। तो मैंने बस उनकी बात मानी और मल्टीपल रिवीजन किया स्टडी आईक्यू का। सही बोलूं तो सर डेली वीडियो नहीं देख पाती थी मैं। तो जो बेस्ट 300 आता था और बैंकिंग अवेयरनेस राइट। ये, और साथ में सर जो बोलते थे ना वीडियोज में, उसका मैं नोट्स बना लेती थी और उसको मल्टीपल रिवीजन करती थी। तो इससे तो मेरा करंट अफेयर ठीक हुआ। और मैं बस करंट अफेयर के लिए नहीं बोलूंगी सर, एग्जाम टाइम में आईबीपीएस मिशन, स्टेट बैंक मिशन लाते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता था रिवीजन करने के लिए। एंड फाइनली सर का एक कोर्स आता है इंटरव्यू, वो स्टैटिक बैंकिंग का। तो राइट। सर उससे तो मतलब इंटरव्यू तो मेरा उसी से निकला है दोनों। अगर मैं शेयर करूँ तो मेरे
ग्रामीण बैंक में मैंने 79 मार्क्स लाया था इंटरव्यू में। और मतलब एक गेम चेंजिंग क्वेश्चन था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जूलॉजी था, तो मेरे से इंटरव्यू बस जूलॉजी का क्वेश्चन पूछे। बस मेरे पास एक इंटरव्यूअर थे जो मुझे ऑप्शन देते सामने से कि सिमरन आप अपने मन से कोई भी एक क्वेश्चन का, मतलब अपने मन से कोई कोई क्वेश्चन का आंसर दे दो। तो मुझे सर का सितंबर, लास्ट ईयर सितंबर मंथ का सर इंक्रीमेंटल सीआरआर पढ़ाए थे, जो कि मुझे बहुत अच्छे से याद था। सर का वीडियो बार बार देखने से याद हो गया था। तो वो मैं डिट्टो वही बोली जो सर अपने वीडियो में बोले। और सर इतना इम्प्रेस हो गया था उस टाइम, मतलब वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर के मुझे बोले कि ऑल द बेस्ट, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो मुझे उसी टाइम पॉजिटिव आ रहे थे वाइब्स की, कहीं ना कहीं मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। तो इसके लिए तो सर को दिल से थैंक्स। बहुत बढ़िया। सो गौरव सर के लिए हमेशा कमेंट आते हैं और स्टडी आईक्यू हमेशा ही आपको क्वालिटी कंटेंट देता है, तो वो आपने बिल्कुल बताया है। ऐसे ही फीडबैक हमें मोस्टली सारे स्टूडेंट्स से देखने को मिलते हैं। सो डेफिनेटली कंटेंट पे हम हमेशा काम करते हैं। सो अब मुझे बताइए कि प्री तो आपके क्लियर होने स्टार्ट हो गए, मेंस में क्या प्रॉब्लम आनी शुरू हुई? सर मेंस में क्या होता था, देखिए हम लोग करते क्या है, अभी भी बहुत लोग ऐसा करते हैं, वो मुंह को सबमिट करके बनाते हैं। बट ये मेरा पर्सनल पॉइंट है कि मुंह को सबमिट करके बनाने से क्या होता है कि आपको टाइम के साथ, प्रेशर के साथ आप क्वेश्चन चूज करना, बनाना, ये सब नहीं हो पाता है। आप तो बस क्वेश्चन बना लिए ज्यादा टाइम दे करके। तो मेरा पॉइंट था कि ड्यूरिंग मोक टाइमर के साथ हम क्वेश्चन सेलेक्ट भी अच्छा, सही क्वेश्चन सेलेक्ट करें। जो बोलता है ना, मेंस के सारे क्वेश्चन बनाने वाले नहीं होते, सही क्वेश्चन सिलेक्ट करने लायक होते हैं। और सही क्वेश्चन सिलेक्ट करके उसको बनाना विद इन टाइम, और बाद में फिर इसको एनालाइज करना। तो ये मेरा, मतलब अपने तरफ से ये मेरा की था कि हम मुक को टाइमर के साथ देंगे, ऐसे नहीं कि बिल्कुल। सबमिट करके फिर बना रहे हैं। और बिल्कुल। मैं जैसा बताई थी शुरू में कि मेरा क्वांट सही नहीं था। और आईबीपीएस पीओ होने का रीजन है कि मेरा क्वांट में ही अच्छा मार्क्स आया है। मैंने 26 अटेम्प्ट मार्क्स लाया था, 26 अटेम्प्ट भी किया था मार्क्स का, और 26 स्कोर भी किया है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत अच्छा था। ये बहुत मैटर करता है सिमरन, जो आपने ये नब्ज पकड़ ली थी ना। एक तो हमारे पास सिलेबस इतना ज्यादा है, राइट, और दूसरा वास्ट चीजें पूछी जाती हैं, कहीं से भी कुछ भी चीजें पूछ ली जाती है। जैसे क्वांट में ही आप देखें तो अरिथमेटिक इतना बड़ा है, इतने सारे चैप्टर्स होते हैं, फिर डीआई भी वहां पे पूछा जाता है, क्वाड्रेटिक भी पूछा जाता है। तो हम, क्या सारी चीज वहां पे हमें करके जानी चाहिए? ऐसा देखिए पॉसिबल सर, है? घर में, देखिए घर में तो हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं, सारा कुछ अपना कवर करने का कोशिश करते हैं। लेकिन एग्जाम में हमें थोड़ा वाइज होना पड़ता है, जो हमारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उस हिसाब से क्वेश्चन सेलेक्ट करना होता है। जिस टॉपिक पे हमें कॉन्फिडेंस है उसको पहले बनाएंगे, बाद में टाइम बचा तो बाकी टॉपिक्स को भी देखेंगे। इससे ये होता है कि क्वेश्चंस ज्यादा बनते जाते हैं, तो और हमें बूस्टअप मिलता है कि आगे और क्वेश्चन हम बना सकते हैं। तो क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस में। यस, क्वेश्चन का सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ आपने जो चैप्टर्स किए हैं उसमें से ये देखना कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपकी नॉलेज ज्यादा है, वही चीजें हमें एग्जाम्स में देनी चाहिए। तो बिल्कुल सिमरन, आपने सही ये दोनों पॉइंट पकड़े कि यहाँ पे हमें सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन जो है उसी से हमारा मेंस क्लियर होता है। प्री में तो देखिए हमें सब कुछ करना है, तो प्री में चॉइस नहीं है आपके पास, बट मेंस के अंदर आपको क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं होता है, टाइम होता है। अगर आप कट ऑफ भी देखेंगे बहुत सारे एग्जामिनेशन में, स्पेशली पीओ जैसे एग्जामिनेशन में 10% से भी कम कट ऑफ रहता है। 60 में से 5, 6, 4, इस बार तो आप देखेंगे रीजनिंग का 60 में से 3.75 गया है। तो ठीक ऐसी है। कट ऑफ जाती है। इसका मतलब अगर आप कुछ क्वेश्चन भी वहां पे ढूंढते हैं जिसमें आपको टाइम लगेगा, अच्छा क्वेश्चन ढूंढने में हमेशा टाइम लगता है। तो स्टूडेंट्स की आपको ध्यान रखना है, जैसी स्ट्रैटेजी सिमरन ने अपनाई थी सेम आपको इसी तरह पे आप अपना सकते हो और उसका फायदा आप उठा सकते हो। तो सिमरन, आप बाकी सेक्शन का बताइए, रीजनिंग मेंस का कैसे किया, इंग्लिश मेंस का कैसे किया? सर रीजनिंग के लिए तो मैं बस मोक्स पे ही पूरा रिलाई करती थी, वहां से बना लेती थी। बट हाँ, एक माइंड में मैं बैठा के रखी थी कि मुझे मिसलेनियस पे ज्यादा ध्यान देना है, मेंस पे पजल पे नहीं भागना है, क्योंकि बिल्कुल। पजल से कभी कभी पूरा पेपर बर्बाद हो जाता है। तो मैं, मतलब माइंड में चलता था कि मिसलेनियस से इतना बना लेना है कि सेक्शनल कट ऑफ ना रुके, उसके बाद पजल में घुसना है। ये मेरा रीजनिंग का होता था, और घर में हम प्रैक्टिस भी ऐसे ही करते थे। उसके बाद आए तो इंग्लिश पे। तो इंग्लिश सर, इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज को मतलब जस्ट जितना आप यूज करोगे उतना अच्छा होते जाएगा। तो इसके लिए हम बस न्यूज़पेपर रोज पढ़ते थे, ऑलमोस्ट एक दो आर्टिकल न्यूज़पेपर का, दो दो न्यूज़पेपर यूज करते थे। उसके बाद फिर सेक्शनल, चाहे वो दो तीन बुक्स हम प्रिफर करते थे, एक दो नहीं दो तीन। और हर दिन मैं मेंस का सेक्शनल देती थी, क्विज़ेस देती थी।
और एनालाइज अच्छे से करती थी। मैं एनालाइज करने का तरीका बहुत अलग था इंग्लिश का, क्योंकि मुझे लगता था कि अपनी गलती को, मेरा एनालाइज करने का ये तरीका था कि अपनी गलती को पकड़ना है मुझे मूव में। ये नहीं देखना है कि मुझे स्कोर कितना आ रहा है, मुझे ये देखना है कि मैं गलत कहाँ जा रही हूँ। ये इंग्लिश में मैं अप्लाई की हुई थी। एंड मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो ऐसे ही हुआ मेरा। ओके, तो ये जो रीजनिंग वाला सेक्शन था, इसके अंदर आपने जो क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट था, इसे ट्राई किया था, इसे आप करके गए थे? सर क्रिटिकल रीजनिंग मैं चांस नहीं ले, मेरी मेरी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ बोले तो एक्यूरेसी थी। तो मैं एक्यूरेसी के साथ मतलब वो नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं क्रिटिकल रीजनिंग बस 2 ही अटेम्प्ट किया था। तो मैं ज्यादा नहीं करती थी। बिल्कुल, जो आपका अच्छा है आपको उसी के साथ ही जाना चाहिए। जिसमें आप अच्छे नहीं हो उसे आप साइड में रख सकते हो, बिकॉज आपको क्वेश्चंस कम करने हैं, तो बेटर है कि जिसमें हम अच्छे हैं वही चीज हमें करके जानी चाहिए। बिल्कुल। सो ये हमारे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए सारा हो गया। एक इसमें और सेक्शन आता है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, पीओ एग्जामिनेशन में आता है। उसकी तैयारी आपने कैसे की, और क्या आपने वहां पे सोच के ऐसे लिया? आपको कई ऑप्शन मिले होंगे, कौन सा टॉपिक आपने पिक किया था, कुछ याद है? ओके सर। लाइक मैं 2022 में भी मेंस दी थी, तो वहां मैं फाइनल में डिस्क्रिप्टिव में मुझे सेक्शनल लगा था, तो इस बार मैं थोड़ा इसके लिए प्रिपेयर्ड थी। तो डिस्क्रिप्टिव में मेरा क्या था कि जैसे मुझे पता चला कि मुझे मेंस हो चुका है क्लियर, तो मैं रोज एक लेटर लिखती थी, और मैं मतलब माइंड मेकअप करके गई थी मुझे कोई भी लेटर हो बैंक मैनेजर को ही लेटर लिखना है। और राइट। वो एक तरह से रोज लिखने से ना, वो प्रैक्टिस से वो याद हो गया था मुझे। एंड कोइंसिडेंस इतना अच्छा था कि मैं जब करंट अफेयर का सेक्शन में टाइम अच्छा खासा बच जाता है हमारे पास, तो करंट अफेयर में मैं एक पेज पे लिख रही थी लेटर टू बैंक मैनेजर और माल फंक्शन इन एटीएम। तो मैं ऐसे ही वो लिखी और एग्जैक्ट सेम आ गया वहां पे एग्जाम में। राइट। तो ये अच्छा लक हो गया, तो मतलब मैं उसको बस कॉपी पेस्ट कर दी वहां पे। उसके बाद जब आया ऐसे चुनने का, तो मैंने चुना था ऐसे वो एजुकेशन को रिगार्डिंग कुछ था, रूरल एजुकेशन के रिगार्डिंग कुछ था। तो ओके। मुझे लगा कि मैं इस पे लिख सकती हूँ। एक तो मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, रूरल एरिया से बिलोंग करती हूँ, तो मैं इसको समझ सकती हूँ अच्छे से। और जहां तक मुझे लगता था कि मैं इसको अच्छे से लिख सकती हूँ। कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव का तैयारी बोले तो स्कूल टाइम से मेरा ठीक ठाक था, वहाँ हमारे लिखाए जाते थे ऐसे, तो आराम से इजिली मैं लिख ली। बहुत बढ़िया। सो फाइनली आपने इंटरव्यू जब क्लियर किया, तो ये आपने इन्हीं दो एग्जाम के लिए इंटरव्यू दिया है, या इससे पहले भी कभी आप इंटरव्यू में बैठे हैं? सर इससे पहले मैं एक इंटरव्यू में और बैठी थी, वो था बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट ऑफिसर का। क्रेडिट सर। तो वहाँ मुझे इंटरव्यू में मार्क्स बहुत अच्छे आए थे, मतलब आउट ऑफ 60 मुझे 51 मार्क्स आए थे। ग्रेट। बट अनफॉर्चुनेटली रिटर्न में मार्क्स थोड़े से कम थे, मेरा 2.5 मार्क्स से सिलेक्शन रुक गया था वहाँ। ओके, तो इससे पहले कितने एग्जाम ऐसे आपने दिए हैं जिसमें कभी 1, 2, 4 नंबर से आपका पेपर रहा है? सर बहुत ही फ्रेंकली बोलूँ तो मुझे कुछ ही पेपर थे जो मुझे मेंस में मतलब जाने का मौका मिला था। इससे पहले मेरे प्रीलिम्स ही रुक जाते थे, और इसका सबसे बड़ा रीजन था कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। मुझे आता सब कुछ था, बट एग्जाम में जाके मैं डर जाती थी, तो मेरे प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होते थे। बट इस साल मैं सोच के गई थी एग्जाम में कि मुझसे नहीं बनेगा तो किसी से नहीं बनेगा। इतना कॉन्फिडेंट होके मैं गई थी। और इस बार मतलब सबसे मेरे नजर में तो सबसे डिफिकल्ट हो जाता आरबीआई असिस्टेंट का पेपर निकालना। तो मेरा आर्मी असिस्टेंट का भी पेपर निकला था, जबकि बिहार प्लस झारखंड, मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, वही फर्स्ट वीक था, इसलिए मेरा प्रीलिम्स तो निकल गया था वहाँ, मेंस यहाँ में की नहीं कट ऑफ क्वालिफाई जो कर है पाई। वो 95 के आसपास जाती है शायद, बहुत सारे स्टेट्स की। राइट। तो एक बार वही होता है स्टूडेंट्स, जब आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो फिर एक बार तो ये होता है कि हमारे पेपर नहीं निकलते हैं, लेकिन जब कॉन्फिडेंस होता है और पता है कि जब निकलना शुरू हो जाएंगे तो फिर लाइन लग जाती है। फिर आपके पास ऐसे ऑप्शन आते हैं, जैसे अब सिमरन के पास है कि वो कहाँ ज्वाइन करे, इस बैंक में ज्वाइन करे या इस बैंक में ज्वाइन करे। तो ऑप्शंस होने चाहिए। ऐसे ऑप्शंस अच्छे लगते हैं कि जब हमारे पास चॉइसेस हो, कि हम ये सोच में पड़ जाएं कि हम ज्वाइन कहाँ पे करें। राइट। तो ऐसी सिचुएशन सबके साथ आनी चाहिए कि वो पूछे कि हमें कहाँ पे ज्वाइन करना है। तो सिमरन, आपकी पूरी प्रिपरेशन रही। सो फाइनली आपको मोटिवेशन सबसे ज्यादा कहाँ से मिलता था? पूरी फैमिली में देते थे? कौन मोटिवेट करते थे? सर सबसे ज्यादा सपोर्ट और मोटिवेशन दोनों माँ से मिला है। वो मतलब हमेशा हमें हिम्मत देती थी कि नहीं, इंसान से ही होता है, और तुम करोगी तो होगा, जरूर होगा। उनका यही मतलब हमेशा से यही स्टेटमेंट होता था कि कोई भी चीज इंसान ही किया है ना, तो तुम करोगे तो क्यों नहीं होगा। तो तुम लगे रहो, करो और जरूर होगा। हम कभी कभी डाउन होते थे तो हिम्मत देने के लिए माँ हमेशा थी साथ में। तो आप जब पढ़ाई करते थे उस टाइम पे ऐसा भी होता था कि कभी पेपर क्लियर नहीं हो रहे, या वैसे ही पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं,
तो फिर आप उसके लिए क्या करते थे? मतलब अपनी आपकी हॉबीज क्या थी जिससे आपका थोड़ा इंटरेस्ट फिर से जागता था और फिर से आप दोबारा पढ़ाई में लगते थे? ऐसा क्या करते थे री एनर्जाइज करने के लिए? सर मैं बताऊंगी तो शायद कोई विश्वास ना करे, बट मुझे पढ़ाई कभी बोरिंग लगा ही नहीं है। मैं अरे वाह! बहुत स्टूडियस हूँ, मुझे पढ़ना ही सबसे ज्यादा पसंद था। बोल सकते हो आप कि मेरा हॉबी ही पढ़ना था। मतलब एक सब्जेक्ट छोड़ा दूसरा पढ़ रही हूँ, दूसरा सब्जेक्ट छोड़ा तीसरा पढ़ रही हूँ। इवन कभी कभी लोगों के पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा बहुत मतलब पढ़ ले, थोड़ा एग्जाम है। मेरे पेरेंट्स बोलते थे उठ जाओ, कितना पढ़ोगे, इतना भी नहीं पढ़ना चाहिए। ये होता था हमारे घर में। क्योंकि जब तक आपको कुछ मिल नहीं जाता ना, तो मुझे लगता है कि उसके पीछे पड़े रहना चाहिए। अगर आप उसके पीछे दिल से चाहोगे कि मुझे ये चाहिए और आप उसके ऊपर जी जान लगा दोगे, तो फाइनली आपको मिलता है। तो सिमरन, आपने कई सालों की मेहनत आपने की है और आप हमेशा कई सारे पेपर्स में फेल हुए, लेकिन वहां से आपने सीखा है और डीमोटिवेट ना होके आपने उसको पॉजिटिव सेंस में लिया है। मोटिवेशन अगर रहेगा और अगर आप उसको री एनर्जाइज के साथ फिर से आप उसको जो है पंप कर दोगे कि मुझे बस निकालना है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स बॉर्डर पे जाके छोड़ देते हैं प्रिपरेशन। 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, 3 नंबर से रह गए, 0.25 से रह गए और उसको वो दिल पे ले लेते हैं और फाइनली वो प्रिपरेशन छोड़ देते हैं किसी भी कारण से। लेकिन वहीं पे गलती होती है। आपने देखो इतना सारा सफर तय किया, आप बॉर्डर पे पहुंच गए और बॉर्डर पे पहुंचने के बाद आप पीछे हट गए। आपको उस पार जाना था, थोड़ी सी मेहनत और करते तो शायद आप उस पार पहुंच जाते, जो फाइनली सिमरन आपने किया। तो अच्छा लगा आपसे बात करके। इट वाज नाइस टॉकिंग यू कि आपकी जो पूरी पर्सनालिटी है और आपने किस तरह से पढ़ाई की। आपने मेल में मदर के बारे में भी लिखा था शायद कि उन्होंने कैसे सेक्रीफाइस किया है, कुछ इस टाइप से, इस तरह की चीजें थी। तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि आपके लिए पेरेंट्स जो है किस तरह से सपोर्टिव रहे? मेरे पेरेंट्स तो मतलब बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे। लाइक मेरे से सबसे पहले तो मेरे पिताजी, वो तो इतना अलर्ट रहते थे। लाइक कोई फॉर्म आया तो मुझसे पहले वो बोलते थे कि आ गया है फॉर्म, तुम फॉर्म भर लेना, बता देना कब देना है। वो मैं उनसे एक्सपेंस लेती थी तो मुझे हमेशा पूछते थे। मेरे से ज्यादा अलर्ट वो रहते थे। और माँ पापा मतलब मुझे काम, घर का काम कभी कुछ करना नहीं पड़ा। इवन मुझे बेड पे आके चाय मिलती थी कि नहीं तुम बस पढ़ो और कुछ नहीं। और फिर जहाँ डिमोटिवेट होती थी तो फिर माँ हमेशा रहती थी, क्योंकि पापा साथ में रहते नहीं, वो बाहर जॉब करते हैं। तो माँ हमेशा सपोर्ट करती थी। एक टाइम था जब हम, दिसंबर की बात है, थोड़ा डाउन हो रहे थे। मैंने पापा से पूछा कि पापा इतना टाइम लग रहा है, बहुत ज्यादा देर हो गई है, तो फिर कुछ प्राइवेट ही ज्वाइन कर लूं। देन मेरे पापा बोले कि अभी मैं हूँ, अभी प्राइवेट जाने की जरूरत नहीं है, तुम लगे रहो होगा। तो मतलब पेरेंट्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे। राइट। तो ये सपोर्ट अगर फैमिली का मिल जाए तो आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाती है। मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर सपोर्ट रहता है तो बिल्कुल एक पीछे से आपको सपोर्ट मिलेगा, तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हो। तो थैंक यू सो मच सिमरन फॉर ज्वाइनिंग अस और अपनी ये जर्नी, ये सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए। आप प्रेरणा रहेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो आगे जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको देखेंगे और वो भी सीखेंगे कि कैसे एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं। प्रॉब्लम्स आएंगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन आपने डट कर उसका सामना करना है, तो जैसा आपने किया। सो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। स्टडी आईक्यू पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने ये पेपर क्लियर किए हैं और आप अब आपका एक नया करियर स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे आप जाएंगे बैंक के अंदर और आप ऑफिसर बनेंगे और वहाँ पे आपको एक न्यू लर्निंग, न्यू ग्रोथ मिलेगी और आगे भी आप बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचो, सक्सेस आपको मिले अपने फील्ड के अंदर। आप अपना खूब नाम रोशन करें, अपने एरिया का, अपने पेरेंट्स का। राइट। तो यही हमारी दुआ है। आप क्या कुछ लास्ट वन टिप देना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को अबाउट द प्रिपरेशन? आप कुछ ऐड करना चाहेंगे प्लीज? हाँ सर, बस यही ऐड करना चाहूंगी कि चाहे कोई भी पेपर आप दे रहे हो, अगर आप पढ़ के गए हो तो एक कॉन्फिडेंस के साथ जाकर के एग्जाम दो। और हाँ, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ा, 2-4 दिन पढ़ लिया, 2 दिन गैप कर दिया, तो ये नहीं चलेगा। कंसिस्टेंसी जरूरी है और कॉन्फिडेंस जरूरी है। और बैंकिंग एग्जाम में आप बैठे हो तो एक्यूरेसी को हाथ में लेके चलो, एक्यूरेसी के साथ कभी मजाक मत करो। बस यही चीज मैं बोलूंगी। थैंक यू सिमरन। तो आपने थैंक बहुत यू अच्छा सर। बोला। थैंक यू। आपको फिर से बहुत बहुत बधाई हो और वी विश यू ऑल द थैंक यू वेरी सर। बेस्ट, योर ब्राइट फ्यूचर इन योर बैंक। थैंक यू। थैंक यू सर। स्टडी आईक्यू बैंक एंड एसएससी, शुरुआत से सफलता तक।